गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जो है जीव पराक्रम के अंतर्गत जो है आने वाला जो टॉपिक्स है श्वसन तंत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र को अध्ययन करने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्या क्या चीज डाली थी। तो सबसे पहले जीव पराक्रम का परिचय, उसके बाद फिर पोषण, पोषण के प्रकार, पोषक तत्व, इन सब के बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद हम लोगों ने पाचन तंत्र को दो भागों में हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। तो ये सब टॉपिक्स हमने कवर्स कर लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र की, मानव में श्वसन किस तरीके से होता है। तो श्वसन तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से परिसंचरण तंत्र काम करता है, और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन तंत्र, यानी श्वसन चाहे पौधों में हो और चाहे जंतुओं में हो। ठीक है, दोनों में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और कुल मिलाकर के श्वसन में क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है या गैस का विनिमय होता है, और उन गैसों का कुछ ना कुछ काम होता है। मुख्यतः काम क्या होता है उन गैसों का, भोजन जो हमने खाया है, पचाया है, उसमें ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक कोश के जीव हो और या वो बहुकोश के जीव हो, दोनों के अंदर यही चीज होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। ठीक है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। अच्छा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सबसे पहले हमने पोषक तत्वों को अपने अंदर लिया, कैसे पाचन तंत्रों के द्वारा जो है हमने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, प्रोटीन है, इसको हमने भोजन के तहत जो हमने जटिल कार्बोहाइड्रेट को या जटिल प्रोटीन्स को तोड़ के हमने क्या किया, पाचन में छोटे छोटे उसके सरल अणुओं में परिवर्तित कर लिया था। अब सरल अणु जो है वो कोशिका के अंदर चले जाएंगे। ठीक, अब कोशिका के अंदर जब जाएंगे क्या है, जैसे हम लोग पिछले वाले हम रिकेप्स कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। पिछले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा था, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट बना था तो ग्लूकोज टूटा था। ग्लूकोज मुख्य चीज है ऊर्जा का उत्पादन। जो भी हम जीव पराक्रम में पढ़ रहे हैं उनका सारा मतलब होता है ऊर्जा का उत्पादन। तो जो हमने खाना खाया था उससे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जटिल, ठीक, जटिल से क्या होगा, सरल, यानी ग्लूकोज। यही तो होता था डाइजेशन के अंदर। तो ग्लूकोज के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब ग्लूकोज जो है कहां जाएगा, कोशिका के अंदर। तो बच्चों कहां जाएगा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या पड़ता है कोशिका में, कोशिका द्रव। उसके बाद फिर यहाँ पे बीच में हम जानते हैं क्या है ये, एक तरीके से क्या है ये बीच में, सब लोग जानते हैं क्या है ये, केंद्रक। ठीक, और यहां पर क्या होता है, एक बहुत ही अहम जो कि ऑर्गन है जिसका नाम है बच्चों, इसका देखकर ही बता देंगे क्या नाम है इसका। तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे। अब जो हमने खाना खाया, ये पाचन की बात हो रही है। ठीक, पाचन में क्या हुआ, जटिल से सरल में बदल गया और ग्लूकोज कहां चला गया, हमारी कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर क्या होगा, ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा। और जब तक ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा इसके अंदर, तब तक ये ग्लूकोज जो है टूटेगा नहीं, तब तक इससे ऊर्जा
मुक्त नहीं होगी। और ग्लूकोज टूटेगा कब? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित हो ही नहीं सकता। और जब ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो कुछ चीज और निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, अब CO2 इसके अंदर से निकली। ठीक, तो हम छोटा सा हम डिकेट कर रहे हैं, पीछे हम जा रहे हैं, तो पाचन में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, यानी कोशिका के अंदर गया। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाएगा और वहां पे ऊर्जा का उत्पादन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन आएगा कैसे? श्वसन तंत्र से। बात समझ में? इसीलिए इस तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर लेना है। अब ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक, और जो ये पूरा तंत्र है जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है, वो पूरा जो तंत्र है वो क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र या रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो ये छोटा सा रिकेप हुआ। अब हम परिचय में देखेंगे कि श्वसन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र परिचय में देखेंगे, परिचय के अंदर। ठीक, परिचय में अब जानते हैं सभी जीवधारियों को हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्या कोई भी जंतु हो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों? प्रत्येक जंतु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गति के लिए। अगर वो घूमे फिरेगा, ठीक है, यानी मांसपेशियों की गति के लिए, तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और आपकी वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यकता पड़ती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के जो अंदर हमारी जो क्रिया होती हैं, उपापचयी, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसके अंदर भाग ले सकता है। दूसरी बहुत सारी अंदर की क्रियाएं होती हैं जैसे पेशी के संकुचन के लिए, ठीक है। दूसरा चीज तंत्रिका तंत्र के लिए। तीसरा चीज अगर किसी भी चीज का निर्माण करना या तोड़ना है उसको, तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा बच्चों हमें कहां से मिलती है? ये ऊर्जा हमें ग्लूकोज से ये ऊर्जा मिलती है। और हमने पाचन तंत्र के अंदर ग्लूकोज को अपने अंदर ले लिया था। ठीक, अब ग्लूकोज से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब जब ग्लूकोज से जब तक ऊर्जा नहीं निकाल सकते जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा। यानी ये जो हमने भोजन खाया था ग्लूकोज, ये भोजन था तुम्हारा, ठीक है। यानी भोजन की ऊर्जा निकालने के लिए, भोजन की से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण है। बिना भोजन के ऑक्सीकरण पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सॉरी, बिना ऑक्सीजन के भोजन का ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक, तो कुछ दैनिक क्रियाओं करने के लिए प्रत्येक, चाहे वो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म हो या सूक्ष्म जंतु हो या एक कोशिकीय जंतु हो, चाहे जो हो, ठीक, उसको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। चाहे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन का और भी गैसें हो सकती हैं, नाइट्रोजन या और सल्फर। कुछ बैक्टीरिया जीवाणु होती हैं जो कि ऑक्सीजन की जगह क्या लेते हैं? तुम्हारे N2 नाइट्रोजन, N2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं CO2 भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में, जो अधिकतम केस में O2 का प्रयोग ही करते हैं। तो ये कुछ गैसें हैं जिसके प्रयोग से क्या होता है? ग्लूकोज या किसी अन्य पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और उससे क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत कार्यरत है, बहुत कार्य आती है। बिना ऊर्जा के हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? इतनी चीजें हम लोग को जानना जरूरी है परिचय के अंदर। ठीक, अब ग्लूकोज से ऑक्सीजन, बिना ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त नहीं सकती बिना ऑक्सीजन के। ठीक, तो ऑक्सीजन किससे आएगी? हमारे श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन हमको मिलेगी। ठीक, अब थोड़ा सा आगे, अब इसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ठीक, तो ग्लूकोज का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? C6H12O6, ठीक है।
ये क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन साथ में इसके मिलेगा, क्या मिलेगा, O2। ठीक, कितने O2 रहेंगे, 6 O2, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख दें, दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस 6 O2। 6 O2 जो है इसके अंदर लगेगा एक ऑक्सीजन, एक जो है ग्लूकोज के जलने के लिए। ठीक है, अब इससे मिलता क्या है हमें, एक ग्लूकोज जलने से हमें मिलेगा 6 CO2 प्लस 6 H2O और प्लस मिलेगा ऊर्जा। क्या मिलेगी बच्चों, ऊर्जा। वो भी कितनी मिलेगी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी इससे। ठीक, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया हमने, जो हमने भोजन से लिया था, भोजन से लेने के बाद हमने सांस ली तो उससे ऑक्सीजन मिली। अब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, कहां पे मिलेंगे, अभी हम उसकी भी बात करेंगे कहां पे ये सब चीजें हो रही हैं। उसके बाद क्या होगा, अब इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, तुम्हारी मुक्त हो जाएगी और वाटर भी उसमें कुछ बनेगा और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, इतना चीज ये क्या है, श्वसन की अभिक्रिया है। ये क्या है, श्वसन की अभिक्रिया है बच्चों, श्वसन की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक, अब ये चीज आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि आप पूछा जाता है श्वसन तंत्र क्या है, उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, यह श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा भी लिखिए। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखने के बाद, परिभाषा भी हम अभी इसके बाद बताएंगे। तो इतना चीज आपको जानकारी होना जरूरी है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। उसके बाद की जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जानते हैं किस चीज में प्रयोग होती है, गति में, विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनकी गतियों में, वृद्धि में, उपापचयी क्रियाओं में, पेशियों में और तंत्रिका तंत्र में, और बहुत सारी चीजें क्रियाएं हैं उसमें, जैविक क्रियाएं हैं उसमें प्रयोग होता है। ठीक, तो ये अभिक्रिया आप लोग नोट कर लीजिए। अब परिभाषा, परिभाषा क्या है, तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो जैविक ईंधन है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीकरण होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो है वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं और काफी मात्रा में ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। जो ऊर्जा जो होती है इसमें गति, वृद्धि और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में काम आती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग श्वसन कहते हैं। तथा जिस अंगों के माध्यम से श्वसन होता है उन अंगों को श्वसन तंत्र या श्वसन अंग भी कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। दूसरी चीज ये आपका क्या हो गया, अभिक्रिया हो गई। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे अब एक चीज करके। ठीक, दूसरा है श्वसन के प्रकार। परिभाषा हम लोग पढ़ ली क्या कि ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। ठीक, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज का परिवर्तन होना, किसी भी चीज का बनना। जैसे इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना तथा काफी मात्रा में ऊर्जा, जैसे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं, अभी आगे इसका डिस्कशन करेंगे। अब दूसरी चीज, श्वसन होता कहां पर है। ठीक, श्वसन कहां होता है, तो श्वसन जो होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लिए उसके लिए श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होकर कोशिका के अंदर चला जाएगा, फेफड़ों के माध्यम से कोशिका के अंदर चला जाएगा। फिर वहां पे क्या होगा, उस कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक, ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है, जैसे हम अभी मैंने बताया था, ये कोशिका है,
कोशिका के अंदर क्या है, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम, और यहां पे क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक, यही पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वसन तंत्र कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन के प्रकार। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एक बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या आप कह सकते हैं श्वसन के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग आगे, श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है, श्वसन के प्रकार। तो हम ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे श्वसन को हम दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक जो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई गैस उसमें नहीं होगी इन्वॉल्व, उसमें और कोई गैस प्रयोग में नहीं आएगी। ठीक है, उसकी जगह ऑक्सीजन की दूसरी कोई गैस होगी, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी। तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का है, ऑक्सीश्वसन, ठीक, ऑक्सीश्वसन मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा है अनाक्सीश्वसन, ठीक, यानी एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होगा। ठीक, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक, यानी इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझिए, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। अब ऑक्सीश्वसन, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन में अंतर लिखिए। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीश्वसन क्या है और अनाक्सीश्वसन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, ऑक्सीश्वसन जो होता है वो O2 की उपस्थिति में होगा। नंबर एक चीज, O2 की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होता है। दूसरी चीज, ये जो है ऑक्सीश्वसन मुख्यतः सभी प्रकार के जंतुओं में पाई जाती है। ऑक्सीश्वसन मुख्यतः सभी प्रकार के जंतुओं में पाई जाती है। इसका मुख्य जो ईंधन है वो क्या है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूर्ण रूप से वो जलता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसका। नंबर 3 क्या है, लगभग सभी जंतुओं में ये पाया जाता है। अब चौथी चीज है, इसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने बात की थी, इसमें 673 किलो कैलोरी, KCl मतलब होता है किलो कैलोरी होता है। ठीक है, यह क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। और ये किस ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। आई बात समझ में। दूसरी और पांचवी चीज है, इसकी रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या होता है,
जो हमारा जो श्वसन की परिभाषा में जो रिएक्शन होती है वो भी इसमें होती है, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, इसके बाद फिर जो है क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है इसे निकलती है। ये क्या है, परिमुक्त एनर्जी है। परिमुक्त का मतलब होता है जो एनर्जी हमारी मुक्त हो रही है वो परिमुक्त एनर्जी है, परिमुक्त ऊर्जा है। समझे? तो ये 5 जो है अंतर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यही अंतर जो है जस्ट सेम उसमें अलग है। अब दूसरी चीज है, अगर हम अनऑक्सीडेशन की बात करें, अनऑक्सीडेशन की बात करें बच्चों, तो अनऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, मतलब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है बच्चों। आगे है, लगभग सभी जंतुओं में, ये जो है कुछ जंतुओं में, जैसे कुछ जीवाणु में, ठीक है, अब जो है कुछ ईस्ट जो है ईस्ट में ये पाया जाता है, और कुछ ऐसी जगह जहां पे ऑक्सीजन अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती है, यानी जो बहुत ही अंदर जो है जो ऊतक है उसके अंदर जो है तुम्हारा क्या होगा, अनऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ये अनऑक्सीडेशन है, अनऑक्सीडेशन। तो अनऑक्सीडेशन जो है, नंबर 1 इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 2 इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, नंबर 3 ये जीवाणु तथा ईस्ट में तथा कुछ ऐसे ऊतकों में जो कि बहुत अंदर हैं, ठीक है, उन ऊतकों के अंदर जो है अनऑक्सीडेशन होता है। आगे है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो अपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है, जैसे इसमें जो है अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, किसी अन्य गैस से लेकर के ऑक्सीकरण होगा, तो क्या बनेगा, जैसे लैक्टिक एसिड, ठीक है, बनेगा, और क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब उसके अंदर बन जाते हैं, जैसे अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, ये अल्कोहल बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब एक्चुअली में होता क्या है, जो हम ग्लूकोज जो होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो जो है टूटता है बच्चों। ठीक है, किसमें? एक होता है पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल, ये क्या है, C3 कार्बन, यानी कार्बन की संख्या क्या होती है इसमें, 3 होती है, और ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3, और कितने पायरुविक बनेंगे, तो 2 बनेंगे इसमें। अब 2 पायरुविक अम्ल क्या होंगे, आगे एक पायरुविक अम्ल मिलकर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा बच्चों। तो कितने लैक्टिक जो है लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2, या 2 जो है अल्कोहल के बनेंगे। ठीक है, तो C2H5OH, ये अल्कोहल आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक, और इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल CO2 के भी रिलीज होंगे, और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में रिलीज होती है, लगभग एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लगभग आप समझ लीजिए कि जो है 58 किलो कैलोरी, 58 किलो कैलोरी जो होती है वो ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक, तो इतनी चीज समझ में आ गई आप लोग को। ग्लूकोज जो है 3 मॉलिक्यूल माने 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल में टूटता है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितना होता है, 1 होता है, इसमें 2 हो जाते हैं, और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, अल्कोहल के, और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, और इतनी एनर्जी ऊर्जा भी क्या होती है, हमको मिलती है। इसमें ऊर्जा बहुत कम मिलती है। अब देखिए, इसमें ऊर्जा जो है 58 किलो कैलोरी मिल रही है, और इसमें कितनी मिल रही है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। किसमें, ऑक्सीडेशन में। और अनऑक्सीडेशन में क्या मिल रहा है, बहुत कम ऊर्जा। नंबर 5 इसमें जो ऊर्जा मिल रही है वो 58 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है बच्चों।
अब देख सकते हैं अनाक्षिक श्वसन में कितनी कम ऊर्जा हमें मिल रही है। ठीक, तो ये जो अंतर है श्वसन के प्रकार में ऑक्सीय श्वसन और अनाक्षिक श्वसन में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर इसको रट लीजिए। ठीक, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज कहीं भी किसी भी तरीके से छूटे नहीं। ठीक, तो कुछ चीजें इसमें और हैं, जैसे मैंने इसमें बताया कुछ जीवाणु में जो है, कुछ ईस्ट में, और क्या होता है अंकुरित जो अंकुरित दाल होती है, अंकुरित दालों में पाया जाता है, या निचले ऊतक में, निचले ऊतकों में पाए जाते हैं, यानी अंदर जो बहुत ज्यादा अंदर दबे हुए ऊतक हैं उनके अंदर ये जो है अनाक्षिक श्वसन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें एक चीज होता है, ईस्ट डाल दिया जाता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। इसको आप समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा इसको हम और आगे इसको अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया वही रहेगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से आप लोग। ठीक, और एक चीज जानते होंगे, किण्वन का नाम सुने हैं आप लोग, किण्वन, यानी जैसे हम ब्रेड बनाते हैं या बेकरी में जितनी भी चीजें होती हैं ब्रेड बनाने में या फिर टोस्ट बनाने में या फिर और अनेक क्रियाओं में, जैसे कि अगर आप अल्कोहल बनाने में से शराब बनाने में, उसमें क्या होता है, ईस्ट जो होता है वो डाल के वो सब किण्वन फर्मेंटेशन यानी सड़ाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैदे को या शराब बनाने के लिए सबसे पहले, या गेहूं को, या फिर आप और कोई चीज ले लें, इसे महुआ हुआ, तो इसको पहले सड़ाते हैं। सड़ाने के लिए क्या करते हैं कि उसमें ईस्ट डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, वो सब किण्वन हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो किण्वन जो होता है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, ईस्ट जो होता है, ईस्ट की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनाक्षिक श्वसन होता है, अनाक्षिक श्वसन। ठीक है, अनाक्षिक श्वसन जो होता है ईस्ट के अंदर होता है, तभी किण्वन के द्वारा क्या होता है कि उसमें बुझबुझे उठने लगते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो अच्छी तरीके से इसी ईस्ट के कारण क्या होता है, वो अच्छी तरीके से फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, तभी क्या होती है, ब्रेड क्या होती है, वो फूल जाती है बच्चों। ठीक, तो इतना चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि श्वसन क्या है। हम लोगों ने परिचय देख लिया, परिचय के बाद फिर जो है उसकी परिभाषा देख ली, परिभाषा के बाद उसकी अभिक्रिया देख ली, अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, हमने श्वसन के प्रकार पढ़ लिए। तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अनाक्षिक श्वसन, नंबर 1 ऑक्सीय श्वसन, नंबर 2 अनाक्षिक श्वसन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। आगे पढ़ेंगे हम लोग अब श्वसन होता कैसे है, श्वसन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप लोग क्या करें, लेक्चर देखते समय आप एक रफ जरूर लेकर बैठें, ताकि सीरियल वाइज से सारी चीजें आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब हम एक चीज और बात कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आप समझ जाएं कि श्वसन होता कहां है। ठीक, फेफड़ा जानते हैं हम लोग, फेफड़ा को भली बात ही जानते हैं कि कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़े का काम क्या है, सांस लेना, इतना सब लोग जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी जानता है इतना चीज के बारे में। ठीक, तो हम क्या लेते हैं, नाक से अपने क्या लेते हैं, हमेशा जानते हैं सांस लेते हैं, सांस जो होती है वो हमारे फेफड़ों में जाएगी, फिर वो सांस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा बच्चों, क्या होगा उसके अंदर, ऑक्सीजन के साथ में और सारी गैसें रहेंगी, लेकिन हमें जो जरूरत है वो ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक, तो फेफड़े क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगे, वायु के साथ क्या होगी, उसकी ऑक्सीजन भी होगी। तो फेफड़े क्या होंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेंगे, और वो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, ब्लड के अंदर, यानी रुधिर जो नलिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, उनके अंदर जो है वो चली जाएगी।
ठीक, अब जानते हैं ऑक्सीजन का जो कैरियर होता है, कौन ऑक्सीजन को लेकर जाता है? ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है बताइए? रुधिर में ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है रुधिर में? तो उसका नाम है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग अगर जानते हो तो उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी रोग है, और बहुत कम हो जाएगा तो भी सही नहीं है। तो 12 से लगभग 14 तक जो होता है नॉर्मल होता है, सही होता है, अच्छा माना जाता है। और इससे ज्यादा जाएंगे, इससे कम जाएंगे तो भी सही नहीं है, और इससे बहुत ज्यादा जाएंगे तो भी सही नहीं है। ठीक है, तो इतना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काम क्या है? ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना, यानी विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना हीमोग्लोबिन काम है। और हम जानते हैं हमारे पूरे शरीर में क्या है? रुधिर वाहिकाओं का जाल है। क्या है? धमनी और शिरा। ठीक है, देखिए एक चीज समझ लीजिए, केवल मैं श्वसन पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं केवल श्वसन ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको क्या है, जनरल नॉलेज में भी काम आएंगी। ठीक, तो धमनी और शिरा में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवाह होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो दोनों में ये चीज बहेगी। धमनी में हमेशा हम जानते हैं क्या बता है? CO2 शुद्ध रक्त, और शिरा में CO2 रहती है। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना। इसी CO2 के कारण इस शिरा में अशुद्ध कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा ना, CO2 होगी तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा ये। ठीक, अशुद्ध का मतलब ये नहीं गंदा संदा ब्लड है। ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें बहुत गंदगी चीज नहीं है कि बहुत गंदा चीज है इसके अंदर। ठीक है, इसी के ऊपर हम इसको धमनी और शिरा में डिवाइड करते हैं कि अगर धमनी है तो उसके अंदर क्या बहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होकर जाएगा, और जो है जब लौट के आएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है रहेगा हीमोग्लोबिन, लेकिन वो हीमोग्लोबिन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये जो है उसके परिवहन की बात हो गई कि ऑक्सीजन किस तरीके से परिवहन होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र को हम दो भागों में एक्चुअली बांट सकते हैं अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें। ठीक है, इसको आप लोग लिख भी लिया करिए, स्क्रीनशॉट भी तुरंत ले लिया करिए। श्वसन तंत्र को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से बांटें तो सबसे पहले होगा श्वसन अंग। ठीक, दूसरा है श्वसन की क्रियाविधि, यानी किस तरीके से क्रियाविधि, किस तरीके से श्वसन हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन एंड रिस्पिरेशन ऑर्गन। ठीक, अब एक चीज समझ लीजिए, चाहे वो एक कोशिकीय जंतु हो और चाहे वो बहुकोशिकीय जंतु हो, एक कोशिका माने एक कोशिकीय है तो अगर इसको लेना होगा तो बाहर से क्या लेगा? ऑक्सीजन, और क्या निकालेगा? CO2। जब इसका हम ये क्या होगा? अपनी सतह से ही ये क्या करेगा? किसी मान लिया अमीबा है तो अपने सतह से ही क्या करेगा? गैसों का आदान प्रदान करता रहेगा। ठीक, ये अपनी सतह से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और अपनी सतह से ही ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा। ठीक, अब लेकिन अगर हम बात करें कि तो क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पौधों में श्वसन के लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक, अब श्वसन अंग। अब श्वसन अंग जैसे हम हमारा मुख्य जो अंग है श्वसन अंग का हम पढ़ेंगे मानव में। मानव में श्वसन। ठीक, और मानव में ही श्वसन क्रियाविधि ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव में श्वसन और मानव में श्वसन की क्रियाविधि, ये दोनों चीज को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग बांट देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा श्वसन तंत्र के बारे में पहला लेक्चर क्या हो गया? हमारा पहला लेक्चर हो गया आपका कि श्वसन का परिचय। ठीक, श्वसन का परिचय होने के बाद उसकी अभिक्रिया, उसकी परिभाषा, श्वसन के प्रकार और बहुत सारी चीजों को हमने इसमें अध्ययन कर लिया कि श्वसन कहाँ हो रहा है, और उसके बाद फिर जो है ऊर्जा किस तरीके से बन रही है, कैसे कहाँ बन रही है, उसका स्थान वगैरह सब हम लोगों ने देख लिया। ठीक, श्वसन अंग पहले लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। श्वसन अंग कौन कौन से श्वसन अंग है और श्वसन किस तरीके से हो रहा है, नंबर 2। ठीक, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला लेक्चर हमारा होगा श्वसन तंत्र का, दूसरा श्वसन अंग, तीसरा श्वसन की क्रियाविधि। ठीक, तो श्वसन उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक,
इतना समझ में आई बात की नहीं? अब थोड़ा सा हम इसी में श्वसन तंत्र के जो परिचय है, इसके अंदर ही हम थोड़ा पौधों में श्वसन देख लेते हैं। किस तरह, बहुत छोटा सा है, इसको समझ जाइएगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। अभी पौधों में श्वसन यानी रिस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है रिस्पिरेशन? अब जानते हैं एक चीज कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन क्या पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं? अगर यस जवाब हो तो कमेंट में बताइएगा, यस या नो, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि पौधों में श्वसन का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान। तो एक चीज बताइए बच्चों कि क्या पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। CO2, O2 का और CO2 का आदान प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब क्या है, पौधों के अंदर भी श्वसन होता है। कहां होता है, कैसे होता है? तो हम लोगों ने पत्तियों में एक चीज पढ़ा था, स्टोमेटा बच्चों, यानी रंध्र। इससे पहले हम लोगों ने इससे मेरी ख्याल से दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने रंध्र के बारे में अध्ययन किया। तो रंध्र में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र क्या, छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसमें क्या है, एक जो है रक्षी कोशिका यानी गार्ड सेल्स हैं, और क्या होता है, जब उसमें भर जाता है यानी द्रव उसके अंदर भर जाता है, यानी द्रव कहने का मतलब ये है कि चाहे सुक्रोज हो, सुक्रोज से भी, यानी सुक्रोज मतलब जो भोजन बन रहा है वो क्या होगा, पत्तियों में ही बनना है। तो जब भोजन आता है तो वहां कंसंट्रेशन क्या होता है तुम्हारा, ज्यादा हो जाता है, तो पानी क्या होता है उसमें अंदर भर जाएगा। जब पानी भरेगा तो स्टोमेटा क्या होते हैं, खुल जाएंगे। आइए समझ में, दिन के समय स्टोमेटा क्या होते हैं, खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी जो है वो क्या होगा, पत्तियों में ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होता है, इसलिए स्टोमेटा क्या होता है, दिन के समय खुले रहते हैं। ठीक, रात के समय क्या होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, यानी उस समय आदान प्रदान नहीं होता है इन गैसों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई आदान प्रदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय पत्तियों में भोजन की क्रिया हो रही होती, बनने की क्रिया हो रही होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, रंध्र के द्वारा हम क्या करते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया होती है। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए, जड़ों में कैसे, जड़ों की कोशिकाओं में कैसे होता है श्वसन, वहां पे कैसे गैस का आदान प्रदान होता है? तो बच्चों उसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज हम लगाते हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही जो है, जो मिट्टी होती है, मान लो एक पौधा है, इस तरीके से इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये पौधा है, इसकी जड़ें हैं। अब इसने भोजन कहां बनाया, पत्तियों के अंदर। ठीक, लेकिन यहां जो कोशिकाएं हैं, यहां भी जरूरत है, यहां भी भोजन की जरूरत है। तो यहां पे कैसे पहुंचेगा, इस मिट्टी के अंदर अगर हम इसकी निराई गुड़ाई करते रहेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें CO2 और O2 क्या होंगी, उपलब्ध रहेंगी। CO2 क्या होगा, इससे अंदर से नहीं, पत्तियों से निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहीं पे जाकर के इकट्ठा होगा। ठीक है, क्योंकि भोजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होती है, परिवर्तित होती है किसके अंदर, इसके अंदर परिवर्तित होती है। बताएं आप, ये क्वेश्चन है, मैं आपको प्रकाश संश्लेषण में बता चुका हूं, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें बदलती है, ग्लूकोज के अंदर बदलती है। ठीक है, अब निराई गुड़ाई इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पे बहुत सारी वायु यहाँ पे भरी रहे। अगर हम निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो वायु इसके अंदर नहीं भरी रहेगी, और वायु नहीं भरी रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर पौधे को स्वस्थ रखना है तो क्या करें, निराई गुड़ाई हमेशा पौधे की करते रहें, तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पौधों में श्वसन। ठीक, पौधों में श्वसन केवल इतना सारा छोटा सा ही है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन के अंग यानी श्वसन अंग। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जो कि क्या करते हैं, रिस्पायरेशन में, श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो
कुछ मैं आप लोग को आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी नाक के द्वारा हमारे दो छिद्र होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, जिसको बोलते हैं नासा द्वार। नासा द्वार से क्या होता है, नासा कैविटी के अंदर हवा जाती है, उसमें जानते हैं बहुत सारे बाल होते हैं। बाल में क्या होता है, जो जीवाणु वगैरह होते हैं इसी में ट्रैप हो जाते हैं, और म्यूकस जो होता है उससे जीवाणु क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हवा कहाँ जाएगी, हमारे कहाँ पे जाएगी, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी कॉमन है, हम जानते हैं खाने में भी और हवा लेने में भी। ठीक, उसके बाद कहाँ जाएगी, तुम्हारे श्वास नली में। श्वास नली से पहले कहाँ जाएगी, तुम्हारी लैरिंक्स में, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगी, तुम्हारे दोनों फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर में जाने के बाद वो कई सारी ब्रांचों में बढ़ जाएगी। उसके बाद कूपिकाओं के अंदर लास्ट में जाएगी। कूपिकाओं के अंदर क्या होगा, कूपिकाओं के ऊपर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं जो होती हैं उसके और जाल बिछा होता है। ठीक है, यानी धमनी और शिरा का क्या होता है, जाल बिछा होता है। उसी से क्या होती है, कूपिकाओं के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन चली जाएगी, और सॉरी कूपिकाओं के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, और ऑक्सीजन कूपिकाओं से ब्लड में ले ली जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे श्वसन अंग कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया आप लोग को। एक हुई हमारा जो है नासा ज्वार हो गई, उसके बाद फिर जो है ग्रसनी हो गई, और उसके बाद कंठ हो गया, उसके बाद दो फेफड़े हो गई, श्वसनी हो गई, सॉरी श्वास नली हो गई, ठीक, और कूपिका हो गई। तो ये जो श्वसन अंग है इसके बारे में हम लोग चित्र सहित अध्ययन करेंगे इसके दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों आज के साथ ही हमने जो डिस्कशन किया है उसको आप रफ में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ये मैं आशा करता हूं। और दूसरा लेक्चर में श्वसन अंग के ऊपर लेकर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखते रहें, और अगर पसंद आए आपको तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है इतना फैलाएं ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।